नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बता दें, उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून 2024 को मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है, आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का हार्दिक आभार। देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और मूल स्वरूप बिगाड़ने की किसी को छूट नहीं है। इस कानून का राज्य में कठोरता से पालन कराया जाएगा। इस कानून के अंतर्गत दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। राज्य की शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। इस हेतु हम प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून 2024 को मंजूरी प्रदान करने पर माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का हार्दिक आभार। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और वहीं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। क्या कुछ उन्होंने लिखा, ये भी देखते हैं। महान आध्यात्मिक संत मां गायत्री के अनन्य उपासक, विचार क्रांति अभियान के सूत्रधार, शांति कुंज के संस्थापक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जयंती पर कोटिशः नमन। आपके द्वारा दी गई शिक्षाएं और वही अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को राहुल गांधी के ऊपर भाजपा के नेताओं के जरिए की जा रही टिप्पणी को लेकर एक पत्र लिखा था, जिसके जवाब में अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा है। इस पत्र से कांग्रेस अब आग बबूला हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जेपी नड्डा के लिखे हुए पत्र से ये आज स्पष्ट हो गया है कि मानसिकता अभी भी बदली नहीं है। आपको याद होगा, आज़ादी के कुछ ही समय बाद राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आरएसएस और उसके संगठनों के लेकर चिताया था कि किस तरीके से हिंसावादी बातें वो कर रहे हैं, जिससे राष्ट्र को और राष्ट्र की एकता को, अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है। आज बड़े ही अफसोस के साथ इस पत्र का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं कि लगता है कि इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करने जा रहा है। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारने से एक साल पहले किस तरीके से आरएसएस और उसके संगठनों ने महात्मा गांधी के खिलाफ षड्यंत्रकारी बातें करनी शुरू कर दी थी, उनके खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया था और एक साल बाद नाथूराम गौडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है। तो वही वन नेशन वन इलेक्शन पर जंग छिड़ी हुई है। बता दें, जहां एक और बीजेपी के नेता का कहना है कि इस फैसले से देश में चुनाव की वजह से जो बहुत खर्च आता था वो कहीं ना कहीं अब रुक जाएगा। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या से निजात मिलेगा। तो वही विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। देखिए, कांग्रेस ने तो पूरे लोकसभा के चुनाव में लोगों के बीच ये कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलने जा रही है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन जनता पे उस बातों का असर नहीं हुआ, क्योंकि देखिए संविधान जो भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बना गया उसे कोई नहीं बदलने वाला है। जहां तक रही बात वन नेशन वन इलेक्शन की, ये जो देखिए समृद्ध लोकतंत्र के लिए राजनीतिक स्थिरता बहुत जरूरी है और इस राजनीतिक स्थिरता के लिए, देश में राजनीतिक स्थिरता हो, सतत विकास के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत जरूरी है कि देखिए चुनाव में आम आदमी का विकास रुक जाता है, कहीं ना कहीं भार पड़ता है लोगों के ऊपर भी। चुनाव इलेक्शन में जो खर्च होता है उसका भार पड़ता है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, उनको कम करने के लिए अगर ये हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाए तो ये बहुत ही अनुकरणीय है और अभिनंदनीय है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात सामने आई है, इन्होंने प्रस्ताव पारित किया है कैबिनेट में, तो प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आज चुनाव करवाएं, लेकिन ये चुनाव नहीं कराएंगे। ये अपना पूरा 5 साल गुजारने के बाद तब जब इनका अंतिम समय आएगा तब चुनाव की ये लोग बात करेंगे।
अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन की आप बात करते हैं तो आपके कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है। आप इसमें प्रस्ताव विधेयक लाइए, पास करिए इसको और तुरंत चुनाव करवाइए आप। आज जो केंद्र सरकार की मंशा है वन नेशन वन इलेक्शन, यह सीधा सीधा लोकतंत्र पर दूसरा प्रहार है। आप एक बार में इलेक्शन कर देंगे और फिर आपकी जो छल कपट की नीति है उसके आधार पर आपने किसी प्रदेश की सरकार को तोड़ा और मध्यावधि में ही उसको गिरा दिया। ये आपने खरीद फरोख्त के माध्यम से उसका संख्या बल को कम करके सरकार को गिरा दिया, तो वन इलेक्शन कहाँ जाएगा? आप मध्यावधि चुनाव नहीं कराएंगे, आप वहां पर क्या राष्ट्रपति शासन लगा के बचे हुए समय के लिए रखेंगे? ऐसे ही अगर केंद्र सरकार में किसी वजह से कोई दिक्कत आती है, जनता के खिलाफ कोई काम होता है और उसमें सरकार नहीं रहती है, तो क्या उसको 5 साल तक जबरदस्ती बिठा के रखेंगे? यानी आप लोकतंत्र का हनन करने जा रहे हैं। मेरा सीधा सीधा मानना है यह लोकतंत्र पर दूसरा हमला है और जनता के अधिकारों को छीनने का एक प्रस्ताव है। और ये खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सबसे विशाल निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को 15 जनवरी तक निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जिन योजनाओं का शिलान्यास करती है उनका लोकार्पण भी किया जाता है। यहाँ अधिकतर रिटायर्ड व गरीब लोग यहाँ पर इस क्षेत्र में रहते हैं। लगभग 30 से 35 हजार तक की आबादी इस क्षेत्र में है और यहाँ पर कोई ऐसा वेडिंग पॉइंट या कोई सामुदायिक भवन नहीं था जहाँ पर ये अपने सामाजिक कार्य, विवाह, शादी को कर सके। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी को मैं लेकर आया था, हमने घोषणा कराई थी और 10 करोड़ की लागत से पूरा उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ा सामुदायिक भवन यहाँ पर बन रहा है, जिसमें लगभग 1500 लोगों का बैठने का स्थान, खाने का स्थान, लॉबी अभी मैंने निरीक्षण किया है। देवभूमि उत्तराखंड में जनसांख्यिकीय बदलाव का मुद्दा हाल में बड़ी तेजी से उछला है। तो वहीं लश्कर से बसपा विधायक शहजाद अली ने विवादास्पद बयान देते हुए पत्रकारों से पूछा कि रोहिंग्या क्या होता है, क्या आपने कहीं रोहिंग्या को देखा है? मैंने तो नहीं देखा। अगर आपने रोहिंग्या को देखा है तो आप मुझे भी दिखा दें। साथ ही बसपा विधायक शहजाद अली ने कहा कि लव जिहाद और लैंड जिहाद ये सभी मुख्यमंत्री और भाजपा के दिमाग का षड्यंत्र मात्र है। ये कहाँ बढ़िया चीजें बताइए तो सही, क्या पड़ा है? जो यहाँ पहले से राजा वो कहाँ जाएंगे? वो तो यहीं रहेंगे। सिर्फ भ्रम पैदा करके जनता को भ्रमित करने का काम सरकार करती है। इसके पास कुछ नहीं। रोहिंग्या क्या होता है मैं नहीं जानता हूँ। रोहिंग्या क्या होते हैं ना मैंने देखा है। कभी तुम्हें मिला तो मेरी मुलाकात करा। और वही पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति के तहत 26 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर पेंशन आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। ये निर्णय संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। तो वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि हमारी डबल इंजन की सरकार, चाहे वे प्रदेश की हो या केंद्र की, हम लोग कर्मचारियों के हितों के लिए सर्वाधिक कार्य करने वाली सरकार है। लगता है हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, चाहे प्रदेश है चाहे केंद्र सरकार हो, वो कर्मचारी हितों के लिए सर्वाधिक कार्य करने वाली है और कर्मचारियों के हितों के लिए, उनके हितों के संरक्षण के लिए कार्य करती रही है। चाहे वो ओल्ड पेंशन के मामला हो, चाहे जो नई पेंशन अब केंद्र सरकार द्वारा प्लान की गई है उसको लेकर के हो, कर्मचारियों के हित के लिए जो होगा उसे हमारी डबल इंजन सरकार कर रही है। और मुझे लगता है जो हमारे कर्मचारी संगठन है वो भी अगर जो नई पेंशन जो योजना बनाई गई है उसको समझेंगे तो निश्चित रूप से वो भी उस बात को के लिए राजी होंगे और उसको स्वीकार करेंगे। और देखिए उत्तराखंड में इस साल अक्टूबर नवंबर के बीच में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों की 38 प्रतियोगिता के लिए राज्य के 7 शहरों का चयन हो चुका है। ये 7 शहर न सिर्फ राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेंगे बल्कि उनमें प्रतियोगिताओं के समापन के बाद भी
खेलों की विश्व स्तरीय और बुनियादी सुविधाएं हमेशा के लिए उपलब्ध रहेंगी, लेकिन अभी तक तारीख का चयन नहीं हुआ है। नेशनल गेम को लेकर नेशनल गेम को लेकर जो अपडेट है वो यही है कि मेरी पीटी उषा जी से मुलाकात रही और पीटी उषा जी ने इसको लेकर आश्वासन भी दिया, सहमति भी दी कि हम जल्द से जल्द जो है वो डेट डिक्लेरेशन का काम करेंगे। मुझे बहुत भरोसा है कि बहुत जल्द से जल्द ये होगा। और चूंकि यदि हम कहें कि इसकी तैयारियों के संदर्भ में, तो सरकार की ओर से, विभाग की ओर से तैयारियों की पूरी डिटेल मैंने माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी को भी दे रखा है और पीटी उषा जी को भी हमने बता दिया है कि विभाग पूरी तरह से जो है अवस्थापनाओं के विकास में पूरी तरीके से तैयार है। हमें नेशनल गेम कराने में हम पूर्णतः सक्षम हैं। उत्तराखंड में पिछले दिनों हुई बारिश के चलते कई मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। रोड कनेक्टिविटी बाधित न हो पाए, इसको लेकर संबंधित विभागों ने रास्ता खोलने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रबंधन की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं और अधिकारी उनके निर्देश का 100% पालन भी कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे अधिकारियों की बैठक ली, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की बैठक ली, पीएमजीएसवाई के अधिकारियों की बैठक ली और जितनी भी प्रदेश में सड़कें बंद हैं उनको खोलने के आदेश दिए हैं। कुछ सड़कें खुल भी गई हैं। जहां पर बदस्तूर बारिश जारी है वहां पर भी जो है हमने जगह जगह पर जेसीबीज लगा करके, वहां पर पोकलैंड लगा करके जिस प्रकार से वहां से पत्थर हटाए जा सकते हैं, मलबा हटाया जा सकता है, उस पर हमारी डिजास्टर की टीमें काम कर रही है। वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे काम कर रहा है। कांग्रेस केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है, इससे कुछ होने वाला नहीं। ये वही पार्टी है, जब कोरोना वैश्विक महामारी आई तो पूरे का पूरा विपक्ष जो है कई दिनों तक लॉकडाउन में था, अपने बंद कमरों से बयानबाजी कर रहा था। तो वही बता दें कि उत्तराखंड में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर जहां पक्ष विपक्ष आमने सामने है, तो वहीं प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी अब तेज हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार के एक बयान ने प्रदेश की सियासत में अब नया मोड़ ला दिया है। इसी पर देख लीजिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कानून व्यवस्था पर महाजंग, कानून व्यवस्था पर पक्ष वर्सेस विपक्ष। डीजीपी के बयान से गरमाई सियासत, प्रदेश की सियासत में नया मोड़। उत्तराखंड में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर जहां पक्ष विपक्ष आमने सामने है, तो वहीं प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं राज्य की जनता भी पुलिस की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने से नहीं चूक रही। आरोप प्रत्यारोप के इस राजनीति के बीच उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसमें डीजीपी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा है कि उत्तराखंड के नेता कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े न करें और कानून व्यवस्था पर राजनीति करने से बचे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। और हमारे मतलब कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी। और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उनसे भी आग्रह यही करूंगा कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें और विश्वास रखें कि उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी हम दूर करने का लगातार प्रयास करेंगे। तो वहीं कांग्रेस इस बयान के बाद डीजीपी साहब पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुटकी लेते हुए क्या कहा, ये भी सुनिए। मैंने उनका बयान अभी अभी किसी पत्रकार बंधु ने मेरे पास भेजा, मैंने देखा है। तो मुझे लगा कि रिटायरमेंट के बाद जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इनरोल करना चाहूँगा राजनीतिक दल में, उसके लिए हमारे डीजीपी बहुत सुपात्र लगते हैं। लेकिन बीजेपी डीजीपी के बयान को सराहनीय बता रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, लेकिन कांग्रेस को ये नजर नहीं आता कि प्रशासन अपराधियों और लुटेरों को पकड़कर जेल भेजने का काम करता है।
देखिए, बिल्कुल विपक्ष बार बार कानून प्रक्रिया के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहा है और वो ये नहीं देख रहा है कि शासन और प्रशासन और जो इस तरीके की लूटपाट होती है या कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देने का काम गलत प्रवृत्ति के लोग करते हैं, उनको जेल में डालने का काम जो है कानून करता है। लेकिन बार बार विपक्ष के माध्यम से आरोप लगाने का काम होता है। तो डीजीपी साहब ने बिल्कुल वाकई एक नसीहत बिल्कुल ठीक दी है उनको कि अगर विपक्ष कुछ कर नहीं सकता, क्या भ्रष्टाचारियों को जेल में ना डाला जाए, क्या जो गलत काम करते हैं, जो घृणित कार्य करने का काम करते हैं या लूटपाट करने का काम करते हैं, क्या उनकी आरती उतारनी चाहिए। कांग्रेस मुझे लगता है कि उन सबको बचाने का काम करती है और बार बार कानूनी प्रक्रिया के ऊपर आरोप लगाने का जो काम करती है, शायद ये ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था पर डीजीपी अभिनव कुमार का बयान और पक्ष विपक्ष में तकरार के साथ प्रदेश में खलबली मची हुई है। डीजीपी का ये बयान अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या उत्तराखंड की राजनीति इतनी धूमिल हो गई है कि अब नेता कानून व्यवस्था पर ही राजनीति करें? देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। चलिए अब सीधा लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। भरा हुआ है, जैम पैक्ड जिसको कह सकते हैं। और आप सबको मैं यहाँ से देख रहा हूँ, जिस प्रकार से आपके चेहरों को देख रहा हूँ, सभी में एक नई ऊर्जा है, नया उत्साह है, उमंग है। और आप सबके लिए ये आज जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आप सबको आज नियुक्ति पत्र मिलने, मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही इस अवसर पर मैं विशेष रूप से आपके अभिभावक गणों का, आपके माता पिता का, आपके गुरुजनों का, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आप सबको जो संस्कार दिए, शिक्षा दी, आपका लालन पालन किया। और बहुत बार अगर आप याद करेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों को याद आएगा कि जब आप छोटे थे और उसके बाद लगातार आपको शिक्षा के लिए उन्होंने जब घर से बाहर भेजा होगा, आप संस्थानों में गए होंगे, किसी दूसरे शहर में गए होंगे, तो उन्होंने अपनी हर प्रकार की आवश्यकताओं को उनको मिनिमम करते हुए, उसमें कटौती करते हुए आप सबकी तैयारियों के लिए ये सारा का सारा सेक्रीफाइस किया होगा। तो मैं उनका निश्चित रूप से इस अवसर पर मैं उनका स्मरण करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। आपके शिक्षक गणों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने अच्छे प्रशिक्षण से आप सबको इस काबिल बनाया कि जैसा हमारे मंत्री जी प्रेमचंद अग्रवाल जी उस समय कह रहे थे कि सच में आज जो 1000 से ज़्यादा 1094 लोग जो आज नियुक्त हो रहे हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। और सच बताऊं तो ये कार्यक्रम मेरे लिए बहुत बहुप्रतीक्षित था। काफ़ी दिनों से मैं स्वयं इसका इंतज़ार कर रहा था कि मैं आप सबके बीच में होता, लेकिन पहले से निर्धारित कार्यक्रम होने के कारण से और इन्हीं सब व्यस्तताओं के कारण व्यक्तिगत रूप से मैं आप सबके बीच में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं। इसलिए मैं आज यहाँ से आप सबसे जुड़कर आप सबको शुभकामनाएं दे रहा हूं। और बहुत खुशी है आज के दिन कि आज हम विभिन्न विभागों में 1094 नवनियुक्त अभियंताओं को आज नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं। और आपके जीवन का भी एक नया दिन, एक बड़ी शुरुआत होने जा रही है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आपने अपना डिप्लोमा भी कर लिया, आपने किसी ने डिग्री भी करी होगी, और आज नियुक्ति पत्र भी मिल गया है। तो अब ये इतिश्री नहीं होनी है यहीं पर। ये आपका काम अब ये पूरा नहीं हो गया। कई बार आप लोगों के किसी के मन में अगर ये आ रहा हो तो इसको निकाल दीजिए कि आज से काम आपका शुरू हो रहा है। अभी तक जो भी आपने जीवन में अर्जित किया है, आपने जो भी प्रशिक्षण लिया है, जो भी आपने शिक्षा ली है, जो भी संस्कार आपको आपके जीवन में मिले हैं, उन सबको आप धरातल पर उतारने का समय आ गया है। ये आज का दिन न केवल आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाला है, बल्कि
हमारे राज्य के लिए भी, ये राज्य के विकास के लिए भी, जैसा शुरुआत में आनंद वर्धन जी ने कहा, आदरणीय सतपाल महाराज जी ने कहा कि हमको विकास के लिए ये चूंकि अभियंताओं का मिलना, बहुत सारे अवस्थापना स्ट्रक्चर बनने, ये आज का दिन एक मील का पत्थर साबित होगा। और सच में कि आज जिस प्रकार से आज दुनिया के अंदर ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से लगातार आगे बढ़ रही है, उस विस्तार रूप ले रही है, हर प्रकार से उसमें प्रगति हो रही है, तो उसमें आप सबको अपडेट रहने की भी बहुत आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, आप सभी ने अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और लगन के कारण आज यहाँ आप सब लोग जो भी उपस्थित हैं, आपको लाखों अभ्यर्थियों में से चुना गया है और आप सब लोग बहुत विशेष हैं। और मैं सच कहूं तो एक अभियंताओं में भी आप क्रीम के रूप में हैं। प्रशिक्षण लाखों लोगों ने लिया है, परीक्षा में लाखों लोगों ने भाग लिया है, लेकिन आप सब कुछ ही लोगों का, हजारों लोगों का यहाँ चयन हुआ है। इसलिए आप सभी को पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निकट भविष्य में निर्वहन करना है। और आपको आज इस नियुक्ति पत्र के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिल रही है, क्योंकि आज से आप प्रदेश के जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो विकास कार्य चल रहे हैं, उन विकास कार्यों और योजनाओं की एक कड़ी के रूप में कार्य करने की आप शुरुआत करने जा रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।